नमस्कार, मैं अनिल दादिज, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी, SK गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज से हम एक वीडियो श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जो MSc फाइनल के लिए पेपर 3 जीन्स एंड डिफरेंशिएशन के लिए हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि किसी एनिमल का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, उसके ऊपर किस तरह से जीन्स का इफेक्ट होता है, इसके अलावा उसके ऊपर किस तरह से एनवायरमेंटल चेंजेज है उनका प्रभाव होता है। सबसे पहले यदि हम डेवलपमेंट की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी बहुकोषीय के प्राणी हैं वो सीधा उत्पन्न नहीं हो जाता, वो परिवर्तनों की एक धीमी श्रृंखला के द्वारा उत्पन्न होता है और इसी श्रृंखला को या चेंजेस को हम डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। यदि हम बात करें कि किसी प्राणी की जो शुरुआत होती है वो फर्टिलाइजेशन से होती है और फर्टिलाइजेशन में स्पर्म और ओवम दोनों फ्यूज होते हैं और जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट जो कि एक सिंगल सेल होता है, उसके अंदर क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन, इंडक्शन, ऑर्गन फॉर्मेशन आदि क्रियाएं होने के बाद में एक पूरा एडल्ट बनता है और वो एडल्ट जन्म लेता है। तो फर्टिलाइजेशन से लेकर के जन्म तक की घटनाओं को हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी जो है वो एक छोटा शब्द है, उसके स्थान पर डेवलपमेंटल बायोलॉजी यूज किया जाता है क्योंकि किसी भी प्राणी का विकास उसके जन्म लेने तक ही सीमित नहीं होता। जन्म के पश्चात भी उसमें ग्रोथ, रीजनरेशन, इसके अलावा एजिंग जैसे प्रोसेस होते हैं और एजिंग जैसे प्रोसेस का रिजल्ट जो होता है वो डेथ होता है। ये सभी चेंजेस जो जन्म के पश्चात होते हैं, इन परिवर्तनों को हम पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम ये कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन से बर्थ तक तथा उसके बाद पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल चेंजेस हैं उनको भी हम शामिल करते हैं। साथियों, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में दो मूल उद्देश्य समाहित हैं या डेवलपमेंट में दो मूल उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स है कि पहला तो ये कि किस तरह से सेलुलर डाइवर्सिटी है उसको उत्पन्न किया जाए पीढ़ी दर पीढ़ी। इसके अलावा कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को कैसे बना करके रखा जाए जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी होना चाहिए। इसके अलावा डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम ये कहते हैं कि भाई दो क्वेश्चंस मुख्य रूप से उत्पन्न होते हैं कि किस तरह से एक अंडा या एग एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है और एडल्ट जो है वो किस तरह से दूसरे एडल्ट को जन्म देता है। इन दो क्वेश्चंस को डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट ने 6 जनरल क्वेश्चंस में डिवाइड कर दिया और इन्हीं क्वेश्चंस को हम डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स के नाम से जानते हैं या प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी है उसके नाम से जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएशन। आप लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल सेल है वो बहुत सारी सेल्स में परिवर्तित होती है। जैसे अपन कहते हैं कि जाइगोट एक सिंगल सेल है, उसमें डाइवर्सिटी उत्पन्न होती है या डिवीजन के द्वारा उसमें विविधता उत्पन्न होती है, तो उसके कारण मसल्स, नर्व्स, ब्लड सेल्स, इसके अलावा बोन सेल्स, बहुत सारी सेल्स है वो जनरेट होती है या सेल्स के बहुत सारे टाइप्स है वो जनरेट होते हैं। हम ये जानते हैं कि एक सिंगल सेल के अंदर जो है वो जीन का एक सेट होता है और हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं होती है उनमें समान जीन सेट होते हैं या जीन के समुच्चय होते हैं। तो प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि किस तरह से जीन का एक सेट होते हुए भी ये जो सेल है वो विभिन्न प्रकार की सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। यानी हाउ कैन द फर्टिलाइज्ड एग जनरेट सो मैनी डिफरेंट सेल टाइप्स। तो पहला क्वेश्चन है वो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है और इसमें हम यही बताते हैं कि एक सिंगल सेल है वो वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स है उसमें किस तरह से कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो क्वेश्चन ऑफ मॉर्फोजेनेसिस से। डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान कोई भी सेल डिवाइड होती है, डिवाइड होने के बाद में वो गैदर होती हैं और टिश्यू बनाती हैं। इसके अलावा कुछ सेल मर जाती हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन्स बनने के बाद में हम ये कहते हैं कि ये ऑर्गन्स सही जगह पे अरेंज्ड होते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि हमारे हाथ की उंगलियां हाथ के टिप पर ही लगी हुई होती हैं, न कि हाथ के मध्य में ये लगी हुई होगी। तो प्रश्न ये उठता है
कि किस तरह से ये ऑर्डर्ड फॉर्म में वो जनरेट होती है, कि भाई ऑर्गन तो बन गए लेकिन ये ऑर्गन अपनी सही जगह पर कैसे व्यवस्थित होते हैं, ऐसा क्या प्रोसेस होता है जिससे ये ऑर्गन्स है वो अपनी सही जगह पर व्यवस्थित होते हैं। इसे कहा जाता है द क्वेश्चन ऑफ मॉर्फोजेनेसिस, यानी हम कहते हैं कि अंग विकास के अंदर किस तरह से सेल्स है उनका सही अरेंजमेंट होता है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन होता है वो ग्रोथ से रिलेटेड होता है। साथियों, आप लोग जानते हैं कि सेल डिवीज़न हमारी बॉडी के अंदर जो होता है वो इसलिए होता है कि जो डेड सेल है उसके स्थान पे नई सेल बन सके। हमारे शरीर में रोज़ाना करोड़ों कोशिकाएं नष्ट होती हैं, उनका स्थान नई कोशिकाएं लेती हैं। लेकिन नई जो कोशिकाएं बनती है वो उतनी ही संख्या में बनती है जितनी की उनकी ज़रूरत होती है। यदि वो संख्या में ज़्यादा बन जाए तो हम जानते हैं कि एक ट्यूमर बन सकता है या माल फॉर्मेशन हो सकता है जो कि हमारे लिए घातक हो सकता है। तो हम ये जानते हैं कि ये जो सेल्स है वो रेगुलेटेड मैनर में या आप कह सकते हो कि कंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड होती है। तो इसको कंट्रोल करता कौन है, या फिर हमारी साइज़ है वो कैसे रेगुलेट होती है या नियमित रहती है, ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी में तीसरी प्रॉब्लम है वो मानी जाती है। फिर उसके बाद में यदि अपन चौथी प्रॉब्लम की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। हम ये जानते हैं कि रिप्रोडक्शन के दौरान स्पर्म और एग है वो आपस में फ्यूज़ होते हैं और जाइगोट का निर्माण करते हैं। साथ ही हम ये जानते हैं कि ये जो गैमीट्स होते हैं वो दो पीढ़ियों के बीच में या दो जनरेशन्स के बीच में ब्रिज का निर्माण करते हैं। यानी हमारी जो मैटरनल जनरेशन है वो हमारे साथ अटैच्ड होती है इन्हीं गैमीट्स के थ्रू, या फिर दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हमारी माता पिता की जो भी सूचनाएं हमारे अंदर आती है वो गैमीट्स के थ्रू आती है। गैमीट्स यानी स्पर्म और ओवम, और इनमें भी हम ये कहते हैं कि ये सूचना इनके न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है और ये न्यूक्लियस और उसको घेरे हुए साइटोप्लाज्म इन सूचनाओं को हमारे अंदर स्थानांतरित करता है। तो प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि किस तरह से एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को उत्पन्न करती है या उसके अंदर ये सूचनाएं वो स्थानांतरित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के बारे में आप लोग ये जानते हैं कि जो कोई भी लाइफ है वो आज जो हमें दिखाई दे रही है वो वैसी नहीं है जैसे कि पहले थी। यानी ये सतत परिवर्तन की श्रृंखला के द्वारा आज की जो लाइफ है वो उत्पन्न होती हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि आज एक उंगली वाला जो हॉर्स या घोड़ा है वो अपने 5 उंगलियों वाले पूर्वज से उत्पन्न हुआ है। अब ये 5 उंगलियों वाले पूर्वज में परिवर्तन लाखों सालों तक होते रहें और पीढ़ी दर पीढ़ी ये परिवर्तन इकट्ठे होते रहें और जिनका रिजल्ट ये हुआ कि 5 उंगलियों वाले पूर्वज से एक उंगली वाले घोड़े का विकास। इसे हम उद्विकास के नाम से जानते हैं। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि बंदर से मानव का विकास, कि बंदर का कन्वर्जन हुआ वो मानव में हुआ, लेकिन ये किस तरह से हुआ। तो ये माना जाता है कि एवोल्यूशन या उद्विकास के दौरान जो चेंजेज होते हैं वो चेंजेज आप ये कह सकते हो कि एम्ब्रियोज के अंदर होते हैं। एंसेस्टर के जो एम्ब्रियोज होते हैं उनके अंदर या उनके जो लार्वी होते हैं उनके अंदर ये चेंजेज होते हैं और ये चेंजेज पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठे होकर के और एक नई जो स्पीसीज़ है उसके रिजल्ट के रूप में हमारे सामने होते हैं। तो प्रश्न ये है कि ये जो चेंजेस है वो डेवलपमेंट प्रोसेस में होते हैं वो किस तरह से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को बदल देते हैं, कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस के दौरान होने वाले चेंजेस किस तरह से हमारी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को परिवर्तित कर देते हैं। ये 5वीं प्रॉब्लम या समस्या या क्वेश्चन है वो माना जाता है। लास्ट या अंतिम जो क्वेश्चन है वो एनवायरनमेंट से संबंधित है। कोई भी प्राणी जिस एनवायरनमेंट में रहता है वो फिजिकल या केमिकल एनवायरनमेंट जो होता है वो उस प्राणी को अफेक्ट करता है या उसको प्रभावित करता है। हम ये जानते हैं कि तितलियों के अंदर विभिन्न प्रकार के रंग पाए जाते हैं। तितलियों में ये जो रंग उत्पन्न होते हैं वो टेम्परेचर और डे लाइट है उसके अफेक्ट से उत्पन्न होते हैं, और ये टेम्परेचर और डे लाइट है उसका इफेक्ट उनकी लार्वी पर जब मेटामॉर्फोसिस से पहले होता है तब ये रंग उत्पन्न होते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई लार्वा मेटामॉर्फोसिस करें उससे पहले उसको यदि अलग अलग टेम्परेचर या अलग अलग डे लाइट वाली कंडीशन में रखा जाए तो उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस के पश्चात अलग अलग रंग उत्पन्न होंगे। तो प्रश्न ये है कि
एनवायरनमेंट किस तरह से डेवलपमेंटल प्रोसेस है उसको प्रभावित करता है। आज के वीडियो में हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके बारे में पढ़ा। सिलेबस में ये आपका पहला टॉपिक है। अगले वीडियो में हम और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। यदि आपको ये टॉपिक्स सही लग रहे हैं तो आप इनको पढ़ें या इनको सुने। इसके अलावा इनका PDF भी मैं साथ साथ डालता रहूँगा, जिससे आपको नोट्स बनाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बाकी अगले वीडियो में। धन्यवाद।